नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश में इन दिनों पिछड़ा वर्ग और आदिवासियों की सियासत पर इस वक्त लगातार शबाब पर है। यह सियासत प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर जैसे जैसे उपचुनाव करीब आते जा रहे हैं, दोनों वर्गों को लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही। बीजेपी कांग्रेस में मंथन का और बैठकों का दौर जारी है। उपचुनाव में जीत के लिए दोनों ही सियासी पार्टियां जमकर तैयारी कर रही। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। लिहाजा एक और कमलनाथ ने भोपाल में आदिवासी कांग्रेस की बैठक को लेकर अपनी तरफ से मंथन किया, तो वहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ आदिवासियों में माहौल बनाने का पूरा प्लान भी वहीं पर तैयार किया गया। मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आदिवासी वर्ग से जुड़े बीजेपी के जो तमाम विधायक और पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर बैठक किया, मंथन किया और कांग्रेस की काट ढूंढने की कोशिश की। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि एक बार फिर से जब उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं तो आदिवासियों पर या आदिवासी वोट बैंक पर दोनों ही बड़ी पार्टियों की निगाह है और दोनों ही अपनी तरफ से मंथन कर रहे। उस बेल्ट में किसके जरिए इस वोट बैंक को साधा जा सकता है, कौन सी रणनीति कारगर हो सकती है, इसको लेकर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी मंथन कर रही। शिवराज ने खुद मोर्चा संभाला हुआ, उधर कमलनाथ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आपको बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया क्या है सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग वर्गों के अलग अलग मोर्चे प्रकोष्ठ है जो सतत नियमित 24x7 काम करते रहते हैं। उनकी बैठकें, उनके संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारियां, सरकार की योजनाओं की जानकारियां, ये सब समय समय पर पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये होता रहता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दलित आदिवासियों पर अत्याचारों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाजपा मूल रूप से दलित आदिवासी विरोधी है, केवल और केवल वोट बैंक के लिए इन वर्गों का उपयोग करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। हमारे नेता कमलनाथ जी ने इस मामले में संज्ञान लिया है और हमारे दोनों विभाग इस मामले में प्रदेश में जन जागरण फैलाएंगे। बहरहाल, तो जैसे चुनाव नजदीक आया है, दोनों पार्टियों को एक बार फिर से आदिवासियों की याद आ गई है और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी का कहना है कि समय समय पर हमारी चर्चा चलती रहती है, मंथन होता रहता है हर एक वर्ग के लिए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि असल में बीजेपी को सिर्फ चुनाव के वक्त में ही दलितों की, आदिवासियों की याद आती है। तो सवाल यह भी है कि फिर कांग्रेस को कब कब याद आती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल सुरेंद्र चौधरी साहब जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका इंडिया न्यूज पर। साथ में इस सवाल भी, आदिवासियों की याद एक बार फिर से आई है दोनों ही पार्टियों को, मकसद क्या है? देखिए अतुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कांग्रेस पार्टी लगातार आदिवासी, अनुसूचित जाति, जो भी वंचित वर्ग है, आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक लगातार इन वर्गों की हकूक़ की हिफाजत करती आई है और इसके लिए लगातार कानूनी संरक्षण प्रदान करती आई है। लेकिन अभी हाल ही में देखने को आया है सामने, आप देख रहे होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार आई है, ऐसे कई प्रकरण आपके सामने, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अपन नेमावर की घटना ले लें जी। नेमावर में जिस तरीके से ये जघन्य हत्याकांड सामने आया है, इसने पूरे मध्य प्रदेश की धरती को कलंकित करने का काम किया है। शिवराज सिंह सरकार या भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र जो भी कहें, लेकिन पूरा देश ने देखा कि मध्य प्रदेश में, जहां देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते हों कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ सबके विकास की कलई इस बात से खुल जाती है कि जहां इस तरीके से जघन्य हत्याकांड हो जाए, ये कैसी इनकी सामाजिक व्यवस्था है? क्या इस पे सरकार ने काम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी के आनुवंशिक संगठनों ने काम किया? जो इस तरीके से सामाजिक सोच विकृत होती जा रही है कि आज आम आदमी इस तरीके से जघन्य भयभत्स तरीके से आम आदमियों की हत्या कर रहे हैं। ये इस तरीके से संस्कार और संस्कृति का हरण जहां जहां तक आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में देखने को मिलेगा। ये इस तरीके का फैलाव, ये इस तरीके से अलगाव, चाहे जातिवाद हो, चाहे वर्गवाद हो, चाहे लोगों में फूट डालना हो, एक संस्कार संस्कृति इनकी शाखाओं से सिखाई जाती है और जिसका परिणाम आम समाज के भोले भाले लोगों को देखने को मिलता है। चौधरी साहब कहां क्या सिखाया जाता है ये तो हमें बखूबी पता है। आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की कई घटनाओं का, आपके दौर का, इनके दौर का हमें याद है। राजस्थान में भी कई घटनाएं उसी वर्ग से, वो भी हमें याद है। सवाल इस बात का है कि जब चुनाव नजदीक आए तब वो घटनाएं क्यों उभर कर आ जाती हैं? कुछ घटनाएं क्राइम की ऐसी होती हैं जो पारिवारिक विवाद होते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। सरकार का, शासन का इतना प्रचंड व्यवहार होना चाहिए कि उसका असर रहे।
लेकिन जो विपक्ष में बैठा है वो सिर्फ चुनाव के वक्त में उनको अगर याद करे तो सत्ता पक्ष वाला कहता है कि हम तो काम कर रहे हैं, ये मुद्दा बना रहे हैं। अरुण जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, हम कोई राजनीतिक उद्देश्य या राजनीतिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि आज इस वर्ष में आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की धरती पे पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक अपराध की घटनाएं, अत्याचार की घटनाएं, अनाचार की घटनाएं, लूट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटी हैं। आपकी जिम्मेवारी है इस राज्य में कानूनी संरक्षण देना वंचित वर्ग को। आपकी जिम्मेदारी है इस राज्य में शिवराज सिंह सरकार की कि संविधान को सुरक्षित रखना, संविधान के सारे उन पहलुओं को सुरक्षित और संरक्षित रखना जिसका कि इन्होंने शपथ लेके मुख्यमंत्री और मंत्री की पद हासिल किया है। ये सारे दायित्व भूल के आप कैसे रह सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं? आप कहते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में, बताइए आप मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट में कब ऐसे अपराध हुए? आज 6 महीने आधे जिस तरीके से आप तुलना करेंगे पिछले 2019 की और 19 के बाद 20 की और अभी 21 की, 19-20 के वर्ष में जो आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं, अगर उनकी तुलना हम जून और जुलाई तक कर लें तो आज की तारीख में जून जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में अपराध घटित हो चुके हैं। ये मैं कह रहा हूं, इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का और इसकी सरकार का सोच इन लोगों के प्रति संरक्षण देने का नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह इस बात की, ठीक है सुरेंद्र चौधरी साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो सरकार में होता है वाकई जिम्मेदारी और जवाबदेही ये दोनों उसी की होती है, वो चाहे आप सत्ता में हो या फिर वो सत्ता में हो। लेकिन चौधरी साहब, एक बात से मैं असहमत हूं, आप कह रहे हैं कि हम राजनीति करने के लिए नहीं बात कह रहे हैं। देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं, चौधरी साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? चौधरी साहब, जो आपने कहा कि राजनीति करने के लिए मैं नहीं कर रहा है, देखिए मैं तो ये मानता हूं कि राजनीतिक दल और राजनेता वो राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये उनका पेशा है, ये व्यवहार है उनका, तो उनको तो करना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा वो होती रहती है। हमारे साथ आप बने रहिए। प्रकाश मीरचंदानी भी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है प्रकाश मीरचंदानी आपका भी। प्रकाश मीरचंदानी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने इस वर्ग को हमेशा अनदेखा किया, इन लोगों का ख्याल नहीं रखा गया। चुनाव के वक्त में आप कह रहे हैं कि हम ख्याल रखेंगे। उनके साथ तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनके साथ कई तरह के जो सोशल, एक तरीके से कह सकते हैं कि क्राइम एक्टिविटीज होती हैं, वो भी हो रही हैं। अब आपको याद आ रही है आदिवासियों की? देखिए अतुल जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा SC ST वर्ग की सारे हितों का ध्यान रखा है। आप मुझे बताइए कि ये जो सम्मानीय आदिवासी भाई हमारे बंधु हैं, आप मुझे बताइए कि क्या वन्या रेडियो किसने चालू किया था? हमने चालू किया। आप मुझे ये बताइए कि आज 70 साल से कांग्रेस लगातार सत्ता में रही, तो क्या अभी तक आदिवासी भाइयों का उत्थान हुआ क्या? आज की तारीख में जितने भी कुटीर आदिवासी क्षेत्रों में बन रहे हैं, प्रधानमंत्री कुटीर योजना के माध्यम से जो हर व्यक्ति को जो घर दिया जा रहा है, तो क्या ये एक द्योतक नहीं है इस बात का कि आदिवासी भाइयों का ध्यान रखा जा रहा है? आज मुझे बताइए, जो अपने ये थे अपना इनके आदिवासी भाइयों के जो हमारे रतलाम में थे सिरसा मुंडा जी, उनको उनके जो मंदिर बनाना या उनको स्मारक उनको बनाना है, ये मध्य प्रदेश में किसने किया? हमने किया क्या? हमने किया ना। और इन कांग्रेसी भाइयों ने किया क्या? कांग्रेस ने तो केवल इनको अपना वोट बैंक बनाने की दृष्टि से इनको गुमराह करते रहे हर बार ना। इनके आज गांव में सड़कें पहुंची हैं, आज हर आदिवासी गांव में बिजली पहुंच गई है, सड़कें पहुंच गई हैं, पीने का पानी पहुंच गया, स्वास्थ्य सेवा पहुंच गई है। आज एजुकेशन के नाम पर जितना आदिवासी के ट्राइबल इलाकों में जो छात्रावास बनाए हैं, वो किसने बनाए हैं? शिवराज सरकार ने बनाए। आज मुझे बताइए एक भी इनकी उपलब्धि, नॉट ए सिंगल उपलब्धि आप मुझे बताइए कि जो कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए कुछ भी किया हो। बताइए भाई सुरेंद्र चौधरी साहब, बताइए, आप घटनाएं गिना रहे हैं, वो योजनाएं गिना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मीरचंदानी जी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप कहते कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, तो जाइए माननीय कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा, जहां तामिया में सूर कहते थे कि सूर नहीं दिखता था, आज उस छिंदवाड़ा का मॉडल पूरे हिंदुस्तान में बताया जाता है। मीरचंदानी जी, आप क्या बात करते हैं? आपको नॉलेज नहीं है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपने ये मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा देखा होता तो आपको वहां की जानकारी नहीं होती। और जहां तक रही आपकी कि हम लोगों ने राजनीति तो आप कर रहे हैं। आपने आज तक
आप बताइए, जो आप छात्रावासों की बात कर रहे हैं, उन छात्रावासों में अधीक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है। आप छात्रावास बना रहे हो, पढ़ाने के लिए बच्चों को शिक्षक दीजिए। बिल्डिंगें इमारतें किसके लिए बना रहे हो? सिर्फ उसके लिए, कमीशन खाने के लिए कि आपके ठेकेदार पलते रहें हमारे पैसे से, आपके ठेकेदारों को कमीशन बन जाए, आपकी सरकार पैसे कमाए उन बिल्डिंगों से। अरे उसमें शिक्षक भेजिए श्रीमान, जिससे कि वो बच्चे पढ़ सकें। आज आपके अनुसूचित जाति के, जनजाति के जितने भी छात्रावास हैं, जितने भी आवासीय छात्रावास हैं, उनमें आपके यहाँ शिक्षक नहीं है, अधीक्षक नहीं है। मीरचंदानी साहब, घटनाएं और योजनाओं के बाद छिंदवाड़ा मॉडल का भी उन्होंने जिक्र किया है। आपका कौन सा मॉडल है बताइए? मीरचंदानी जी सुनिए, चौधरी साहब सुनिए। अरुण प्रताप जी एक बात और कहूंगा मैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त विकास निगम जो इनकी आर्थिक तरक्की का एकमात्र साधन है, वह बंद किया जा रहा है। मीरचंदानी जी, आप शिवराज सिंह जी से पूछिए कि आदिवासियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, पिछड़े वर्ग को जो वित्त विकास निगम मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने संचालित किए थे, उन्हें बंद करने की आप कोशिश क्यों कर रहे हो? आप इसका जवाब दीजिए। बताइए मीरचंदानी साहब, जवाब दीजिए। मीरचंदानी जी कैसे बोलेंगे इनके समान? मीरचंदानी जी अब आप बोलेंगे, सुरेंद्र चौधरी साहब सुनेंगे। सुरेंद्र चौधरी आप सुनिए। सुरेंद्र चौधरी साहब अब सुनिए, आपने सवाल पूछ लिया है, मीरचंदानी जवाब देंगे। मीरचंदानी अब सुनिए मेरी बात सुनिए अतुल जी, ऐसा है कि जितने भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये केवल फ्रस्ट्रेट होकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि मैंने सत्यता इनके सामने रखी। छिंदवाड़ा का जो ये मॉडल बता रहे हैं, छिंदवाड़ा से 90% अगर इतना डेवलपमेंट होता तो 90% लोग वहां से पलायन नहीं करते काम धंधे की तलाश में, और केवल अपने वोट बैंक की खातिर उन्होंने वहां शराब परोसी है। आदिवासियों से कहा है कि आप शराब बनाइए और बेचिए। आप मुझे बताइए, गलत काम करने की तरफ ढकेल रहे हैं। और दूसरा, छात्रावासों में कह रहे हैं अधीक्षक नहीं है। अगर अधीक्षक नहीं होता तो क्या छात्रावास चलते क्या? या शिक्षक नहीं होते तो छात्रावास में जो हमारे आदिवासी भाई आके एडमिशन लेते क्या? ये अपने आप में एक प्रश्न है। ये झूठ बोलना, बार बार बोलना और फ्रस्ट्रेट होकर रोना, ये जो विलाप है इनका, ये विलाप इस बात का द्योतक इस बात का प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस ने हर मोर्चे पे फेल हुई है और हर बार इन्होंने मुंह की खाई है जनता के दरबार में। आप मुझे बताइए, केवल और केवल कमलनाथ जीते हैं वहां पर उनके बेटे सांसद के रूप में। इस बार विधानसभा की सीट भी वो हार गए। तमाम चीजें इस तरीके की है जो बार बार ये जो बातें करते हैं। ठीक है मीरचंदानी साहब और चौधरी साहब, आप दोनों से अब मैं दूसरा सवाल लूंगा। जो असल मुद्दा है वो आप लोगों के लिए भी और हमारे डिबेट का विषय भी वही है। बाकी योजनाएं, घटनाएं, किसने कितना 70 साल में किया, किसने कितना 4 साल में किया, 15 साल में किया, 6 महीने में किया, वो सब तो हमने देखा और देखते रहेंगे। दोनों को ही याद आई है आदिवासियों की। ऐसा नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं वो भी अपने लोगों को बुला रहे हैं, विधायकों को, अपने पदाधिकारियों को, और कांग्रेस भी कर रही है। रणनीति तो दोनों बना रहे हैं। बहुत किया होगा तो भी उसके लिए आप आदिवासियों के पास जाएंगे कि भाई हमने इतना किया है, हमारा साथ दो, और अगर कुछ कम किया होगा तब भी आप दोनों वहां पर जाने को मजबूर हैं। मंथन कर रहे हैं। मैं बीजेपी की रणनीति समझना चाहता हूं आपके जरिए। शिवराज सिंह ने लगातार मंथन किया, तमाम उस वर्ग के लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत की है, क्या रणनीति बनी है? ऐसा है अतुल जी, हमारी जो पैतृक संस्था है उसमें भी आदिवासी वनवासी कल्याण परिषद हमारे यहाँ काम करती है। हमारे यहाँ जो प्रचारक आते हैं संघ से, वो हमको इसी बात के लिए गाइड करते हैं, संस्कारित करते हैं कि हमारे जो वन्य स्थानों पर जो हमारे आदिवासी भाई रहते हैं उनका कैसे उत्थान करना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है। ये हमारा केवल चुनाव की दृष्टिगत कुछ नहीं है, हमारा तो ये परंपरागत लगातार शुरू से ही हम हर व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं जो हमसे वंचित हो गया है, जो हमसे छूट गया है, जो वन्य प्राणियों के नजदीक रहता है, वन्य जीवन जीता है, वो प्रकृति की गोद में पला बड़ा है, उसको हम कैसे हमारे आधुनिक भारत के साथ, हमारे विकसित भारत के साथ, हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके साथ हम उनको कैसे आगे बढ़ा सके, इस दिशा में शिवराज सरकार 2000 लगातार, जब से हम 2003 से सत्ता में आए तब से काम कर रहे हैं। आज लगातार काम कर रहे हैं। हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। आज सबसे पहले इन्होंने आदिवासी भाइयों को, SC/ST वर्ग के लोगों को वोट बैंक बनाया था, उसके बाद इन्होंने मुस्लिमों को वोट बैंक बनाया। आदिवासी भाइयों को जब और हमारे SC/ST भाइयों को जैसे इनकी सच्चाई पता चली तो वो उनसे अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अब स्थिति ये हो गई है कि अब मुसलमान भी
मुसलमान भी आज इनकी असलियत को समझ चुके, क्योंकि वो वोट बैंक के तरह से अब कांग्रेस पार्टी को वो वोट देना नहीं चाहते। ठीक है सुरेंद्र चौधरी साहब, मीरचंदानी साहब का ये कहना है कि ये चुनाव के मद्देनजर ही नहीं है, उनका संगठन, इनके संगठन के अलावा आरएसएस, बीजेपी के अपने पदाधिकारी और साथ में सरकार, जो पार्टी की सरकार चल रही है, ये इनका रूटीन वर्क है। आदिवासियों से बात, उनसे मुलाकात, वंचितों का ख्याल रखना, अगर कुछ वंचित रह गए हैं जो इनके साथ नहीं आ पाए या ये उन तक नहीं पहुंच पाए तो उसकी कवायद ये लगातार करते रहते हैं, ये इनका रूटीन वर्क है। कांग्रेस और कांग्रेस में आदिवासी कांग्रेस, क्या ये भी रूटीन वर्क में है या चुनाव के मद्देनजर है? अरुण प्रताप जी, इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। ये सरकार ऊपर से लेके नीचे तक और इनके पार्टी के कार्यकर्ता लगातार झूठ बोलते हैं। मैं तो सिर्फ सीधी सी बात इनसे कहना चाहता हूं कि ये अपने मुख्यमंत्री जी से ये पूछ के बताएं, आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, तो आज दिनांक तक आदिवासी सलाहकार मंडल का गठन क्यों नहीं? आदिवासी वित्त विकास निगम को गठन क्यों नहीं? आदिवासियों को मिलने वाली आज पूरे मध्य प्रदेश में जो कलेक्टरों की पोस्टिंग हुई है, उसमें कितने कलेक्टर, इनने 52 कलेक्टरों में से कितने आदिवासी पौरस्सी के पदस्थ किए हैं? आप जरा इनसे पूछिएगा। ये बड़े हमारे हिमायती होने का दम भर रहे हैं, तो इन्हें इस बात के लिए भी बताइए कि बहुत सारे ये काम कर रहे हैं। कौन से काम कर रहे हैं? ये सिर्फ लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों में फ्रैक्शन डालने का काम कर रहे हैं। कभी हिंदू से मुस्लिम को लड़ाते हैं, कभी आदिवासी को अनुसूचित जाति से लड़ाते हैं, कभी इसको। इनकी सारी फ्रस्ट्रेशन, इनकी बुनियाद ही इस आधार पर रखी हुई है, जो इस देश में जिनका कभी ये रोल ही नहीं रहा। देश को आजाद कराने से लेकर आज दिनांक तक इस दिशा में संविधान को सुरक्षित रखते हुए काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा समर्पित ये संविधान को जिस तरीके से इनके हक हकूक जो उसमें दिए हुए हैं, उनको संरक्षित करने का काम एकमात्र दल है, वह है कांग्रेस पार्टी, जिसने किया है। ये तो बाबा साहब का संविधान भी मिटाने पर उतारू हैं। अगर कांग्रेस ना हो, कांग्रेस सामने ना हो, तो ये कब का अपना संविधान बदल देते। लेकिन ये बात ना भूलें, हम आज इस विषय पे फिर इनसे कहना चाहते हैं, मीरचंदानी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए कि वाकई अगर आप इन आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों की हिफाजत चाहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी से भी कहिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछला 2019-2020 का बजट देखिए, बजट में कटौती कर दी आपने आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। आपने अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे जो सीबीएसई में पढ़ते थे 10वीं 12वीं, उनकी फीस में बढ़ोतरी कर दी। आपने सर पे मैला ढोने वाले वाल्मीकि समाज के जो हमारे भाई बंद, उनके लिए तरक्की का जो पैसा था उसमें 300% की कटौती कर दी। आप किस आधार पर कहते हो कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति की हिफाजत और उनके हक हकूक, उनके संरक्षण की बात ये सरकार कर रही है? मीरचंदानी जी, आप पार्टी के जिम्मेवार व्यक्तित्व हैं, मेरे भाई हैं, आप जरा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को समझाइए कि इन वर्गों की, अगर सच मायने में आप कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, तो उस नियत को कारगर कीजिएगा, उस नारे को कारगर कीजिएगा। ठीक है चौधरी साहब, देखिए राजनीति में सब भाई भाई होते हैं, और आपने भी कहा कि मीरचंदानी जी आपके भाई हैं, लेकिन आदिवासी भाइयों का ख्याल दोनों भाई अलग अलग रख रहे हैं, ये बड़ा अलग है। नहीं, अगर दो भाई मिलकर आदिवासी भाइयों का अलग अलग ख्याल रख रहे हैं तो या तो ये बहुत बेहतर होगा या फिर उसमें राजनीति होगी। अब सवाल यहां पर यह है, एक प्रश्न ही आता है, अगर आपने 70 साल से आजादी से लेकर इनका ख्याल रखा, तो 15 साल शिवराज सरकार ने भी ख्याल रखा, फिर से वो रख रहे हैं, कुछ तो उन्होंने किया होगा। अब वो इसी रणनीति पर आदिवासियों के पास जा रहे हैं। आप किस रणनीति पर जाएंगे? क्योंकि आपको एक मौका मिला और फिर वो मौका आप गंवा बैठे। हमने नहीं गंवाया, इन्होंने तो डाका डाला, चोरी कर ले गए हमारे लोगों को। लोकतंत्र का चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और चोरी करके वो कहते हैं कि हमने इनकी हिफाजत की। किनकी हिफाजत करेंगे जी? ये जो लोग लोकतंत्र पे, लोकशाही पे विश्वास नहीं करते, सिर्फ हुकूमत पे विश्वास करते हैं, इनका ना तो विचारधारा पे विश्वास है, ना देश के संविधान पे विश्वास है, ना संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास है। जो मैंने आपको गिनाई, आदिवासी अनुसूचित जाति के हित में जो संचालित संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, आज वो सारे पद खाली पड़े हैं। तो किस आधार पे ये मान लिया जाए इनकी बात को कि ये इनके विकास को, इनकी। प्रकाश मीरचंदानी, जवाब दीजिए। सवाल इसी बात का है कि इनका संविधान पे भी विश्वास है, आदिवासियों के उत्थान पर भी विश्वास है, लेकिन आपका किसी पर विश्वास नहीं है। आपका सिर्फ नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए ऐसा है अतुल जी, जितनी भी बातें करी अभी इन्होंने, मैं वहां से शुरू करता हूं। इन्होंने कहा कि बजट काट दिया। इनके जमाने में जो बजट हुआ करता था उससे 2 गुना बजट हुआ। बजट कैसे कम हुआ ये पूछिए। और अगर भ्रष्टाचार मुक्त बजट है
और जो पैसा 100% अगर खर्चा हो रहा है और उसके बाद उत्थान हो रहा है, ये कह रहे हैं बजट कम कर दिया। आप मुझे बताइए, बजट अगर कम कर रहा होता तो ये सारी चीजें जो योजना है वो फलीभूत कैसे होती, सफल कैसे होती, कैसे लोगों को उसका फायदा मिलता? पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नारा है केवल। अगर नारा है तो 40 विधानसभा सीटों में से 35 भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है? आदिवासी क्षेत्रों की, SC ST वर्ग की हम जो है 70% सीटें जीतते हैं, तो हम कैसे जीतते हैं? अगर हमने वहां डेवलपमेंट नहीं किया है, अगर हमने वहां योजनाओं का लाभ उनको नहीं दिया है, अगर हमने SC ST वर्ग के लोगों का उत्थान नहीं किया है, आदिवासी भाइयों का हमने उत्थान नहीं किया है, उनके गांव तक सड़कें नहीं बनाई है, उनके घरों तक बिजली नहीं पहुंचाई है, या उनको शौचालय की सौगात नहीं दी है, तो ये कैसे हमको वोट देंगे, क्यों देंगे? ये मिथक हमने इनका कांग्रेस का झूठ बोलने का तोड़ा है। और ये मुझसे कह रहे थे कि हमको ट्रेनिंग दी जाती है इस तरीके की। आज अगर सच्चाई मेरे मुख से बयां हो रही है तो इसको ट्रेनिंग का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अगर इन्होंने कुछ अच्छा किया होता तो ये ट्रेंड नहीं हो सकते थे क्या? क्या ये बुद्धिजीवी लोग नहीं है? क्या इनके यहाँ विद्वान लोग नहीं है? क्या इनके यहाँ काम करने वाले लोग नहीं है? ये तो कमरे में बैठकर केवल और केवल इनकी जो इटली वाली राजमाता उसका चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कभी गांव में मजरे टोले में जाकर कभी आदिवासी भाइयों का दुख और उनका वो सारी चीजें देखी हैं क्या? कि इतने साल तक उनको जो न शिक्षा मिली, न स्वास्थ्य मिला, न उनको खाने को मिला, न बिजली मिली, न पानी मिला, किलोमीटरों के हिसाब से बच्चे उनके जाते थे ये करने, पानी भरने के लिए। ये सारी चीजें जो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने की है, ये उसकी बौखलाहट है। मैंने छिंदवाड़ा मॉडल बताया, मैंने छिंदवाड़ा मॉडल का मैंने आपको आंकड़े बताए। आप छिंदवाड़ा मॉडल में मुझे बताइए 80-90% लोग आज जो वहां पर छिंदवाड़ा के आसपास का जितना भी एरिया, जो कोल ब्लॉक का एरिया है, आज वहां के सारे शिक्षित जितने भी वहां पर नौजवान है वो सारे के सारे पलायन करते हैं। परासिया हो, छिंदवाड़ा हो, तुमसर हो, ये जितने आसपास के एरिया हैं सब बेचारे ग्रेजुएट हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबको शिक्षा का अवसर दिया सब। और सबसे बड़ी बात, एक और बात सुन लीजिए, आईआईटी में जो सिलेक्ट हुए छात्र, आदिवासी छात्र हुए हैं, उसमें से 35% हमारे आदिवासी भाई छात्र सिलेक्ट हुए। अगर हमने इनको शिक्षा नहीं दी होती या इनको हमने रोजगार से जोड़ने की, आज स्किल इंडिया के तहत सबसे ज्यादा स्किल इंडिया में जो जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्किल इंडिया का नारा दिया था, उसमें सारे आदिवासी भाई हमारे जुड़ रहे हैं। आईआईटी में सारे लोग हमारे जुड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हो रही है लगातार, ये इसके कारण से हो रही है। ठीक है मीरचंदानी साहब, बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप में सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने भी बहुत कुछ किया और इन्होंने तो 70 साल में बहुत कुछ कर ही दिया था, लेकिन बहुत कुछ करने की अभी भी जरूरत है, वो आप भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। उस वर्ग के लिए कितना उनका साथ आपको मिलेगा इस चुनाव में? मेरी बात सुनिए, हम केवल कोई स्वार्थवश उनका काम नहीं कर रहे हैं, साथ लेने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारा नैतिक दायित्व है, ये उनका अधिकार है हमारे आदिवासी वनवासी भाइयों का कि हमको उनको उत्थान करना है। वोट वाला विषय तो बहुत बात का हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और कोई भी पार्टी या उनके प्रवक्ता और नेता अगर ये भावना रखते हैं कि ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये दायित्व है सरकार का उस वर्ग का उत्थान करने के लिए। चौधरी साहब, बहुत संक्षेप में कमेंट करिएगा। ये आंकड़ा दे रहे थे कि 40 में से 35 जीतते हैं, तो किस वजह से जीतते हैं? तभी तो ना, जब उस वर्ग का इनको प्यार मिलता है और इनका साथ उस वर्ग को मिलता है। मैं तो सबसे पहले एक निवेदन करूंगा अरुण प्रताप जी कि ये जो सत्ता का अहंकार है, ये सत्ता के अहंकार में जिस तरीके से ये सारी की सारे आज आप बातें कर रहे हैं, 2018 में प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों ने वोट डाल के इनको बता दिया था 18 के पहले इनकी सीटें SC ST की कितनी थी, 18 के चुनाव में कितनी हो गई थी, और अब आने वाले चुनाव में कितनी हो जाएंगी। ये अहंकार इनका अभी समाप्त हो जाएगा। आपकी कितनी होंगी अभी फिलहाल उपचुनाव में? पिछले 9 अगस्त को आदिवासी दिवस घोषित करते हुए छुट्टी घोषित की थी, और इनने आज उस पर ये कमलनाथ जी ने पत्र लिखा कि 9 अगस्त चूंकि आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है, आप एक दिन इस सत्र को बढ़ा लीजिएगा। तो इनका आदिवासी प्रेम इस बात से भी उजागर हो जाता है कि आदिवासियों के प्रति इनकी कितनी सद्भावना है। ये तो इस सरकार की अपने आप में स्पष्ट कर देती है। अब चलिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं छुट्टी उट्टी नहीं मानता सर कि छुट्टी घोषित करने से उस वर्ग का या किसी वर्ग का उत्थान हो जाएगा। छुट्टी घोषित करने की बजाय उस वर्ग के लिए उस दिन कोई कामकाज की बात कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, आपने अनुरोध किया था, मैं तो आप दोनों से अनुरोध करता हूं, अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा था कि हम अहंकार में आ गए थे, इसीलिए हमें हार का सामना करना पड़ा, और बीजेपी को भी अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी को
भी अहंकार नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार हैं तो जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र चौधरी आपका और प्रकाश मीरचंदानी आपका। तो उपचुनाव को लेकर आदिवासियों में की और उसके साथ साथ आदिवासी वर्ग के ख्याल की चर्चा जोरों पर है। दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपने अपने काम और अपने काम के जरिए उस वर्ग का उत्थान किसकी गिनती तो कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ग का साथ अब किसको मिलेगा, आदिवासी वाकई किसके साथ जाएंगे, अगर वोट के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से उनको देखा जाए तो यह भविष्य ही तय करेगा। नमस्कार।